इस देश के अंदर में 64% जीएसटी बॉटम के 50% लोग देते हैं, मात्र 4% जीएसटी टॉप 10% वाले देते हैं। इस देश में इतनी असमानता है कि इस देश के 70% जनता 2 वक्त की रोटी कहां से खाएगी, पैसा नहीं है। एक मिनट जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो आपको भी इस बात से इसी आवाज में आपको जवाब देता हूं, ये व्यवस्था जाति आधार पर नहीं है, टैक्सेशन कलेक्शन जाति आधार पर नहीं है, ये सिर्फ एक कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद और गरीब अमीर गरीब के बीच का फर्क है और इसमें कोई जाति इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप 5% 10% की बात को लेकर आए, जनता भारत की 100% में 92% संसाधनों पे अधिकार इस देश के 4% लोगों का है, वो किसी जाति समुदाय से आते हो लेकिन अधिकार वो अमीर लोग हैं। सर दादी अम्मा ने कह के गई थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटी। 2004 से 14 के बीच में जो आपके आंकड़े आए थे उसकी रिपोर्ट साझा करो। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे दिन आ गए, फिर बोल रहा हूँ, अच्छे दिन आ गए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अच्छे दिन है। क्यों अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन इसलिए हैं क्योंकि सरकार में बैठे लोग जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रही है, इसलिए अच्छे दिन है। जिस सरकार में बैठे उनके लोग भी कर रहे हैं डर के मारे। देश के चलाने वाले अपने आप को ओबीसी जाति से जोड़ के देखते हैं। जब इस देश के चलाने वाले उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 80-20 का इस बार खेल है, उस वक्त आप जंतर मंतर पे क्यों नहीं? असमानता की इस देश में जो असमानता है, जो अपने चरम सीमा पे है, उस असमानता को कम करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। हाँ, असमानता कैसे है? मैं फिर बोल रहा हूं, ओबीसी में बैठे अखिलेश यादव जो इस देश के सबसे बड़े गरीब हैं, वो इस देश में असमान है। इस देश में लालू प्रसाद यादव के बेटे राबड़ी देवी जी, ये भी असमान है। मायावती के भतीजे, ये भी असमान है। इसमें हिंदू हिंदू की राजनीति करेगा वो ठीक है? यहाँ पर हिंदू, मैं आपसे नहीं, मुझे जाति समझिए, राजनीति का स्तर जाति और धर्म के आधार पर वैसे भी नहीं होना चाहिए। राजनीति का स्तर विकासवाद की तरफ। आरएसएस के खिलाफ आप धरना क्यों नहीं देते? फिर मैं फिर बोल रहा हूँ, आरएसएस ने कब उसकी बात नहीं की? आरएसएस की अपनी मुस्लिम की बात नहीं करती है वो। आप समझिएगा, हिंदू मुस्लिम के एकजुटता की बात करती है, ना कि उसकी विभाजन की बात करती है। अरे 10 बार आपको मैं उसका बयान दिखा सकता हूँ। जातिगत जनगणना वापस लो, वापस लो, वापस लो। जातिगत जनगणना वापस लो, वापस लो, वापस लो। दोस्तों नमस्कार। इस देश में एक मुद्दा जो बहुत गर्म है, जातिगत जनगणना। ऐसा माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना जो नीतीश कुमार ने बिहार में शुरू की, उसके बाद से पॉलिटिकली ये बहुत हॉट मुद्दा रहा और अलग अलग राज्यों में, खास करके जो विपक्ष के शासित राज्य हैं, वो जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं हर राज्यों में। हमारे साथ अभिषेक दुबे जी खड़े हैं जो जातिगत जनगणना के विरोध में खड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके विरोध की वजह क्या है। भारत, जहां पे राजनीति का इतिहास रहा है कि धर्म की राजनीति हावी रही है हमारे देश के ऊपर में, और देश का दुर्दशा का सबसे बड़ी वजह हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी धर्म की राजनीति करती है और देश को गर्त में डुबाती चली गई। और आज भी हमारा देश 70% लोग, करीब 70% लोग प्यू के सर्वे के हिसाब से जो हाशिए पे खड़े हैं, मैं उन जातियों की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC की बात कर रहा हूँ। अभिषेक जी, सबसे पहली बात कि जातिगत अच्छा, आपका क्या नाम है बताइए? अनुभव द्विवेदी। अनुभव द्विवेदी जी और दुबे जी दोनों साथ में खड़े हैं, माफी चाहता हूं आपसे। सबसे पहली बात कि जातिगत जनगणना का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? मेरा जातिगत जनगणना का विरोध का सिर्फ एक कारण है। आज के इस आधुनिक युग में, इस भारत की बढ़ते इकोनॉमी के दौर में, आपसी भाईचारा के दौर में, जिस बंधुत्व और विश्व शांति के साथ हमारा देश रह रहा है, उसमें जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। क्या एक बार फिर से इस देश में जो काम अंग्रेज अधिकारी हॉर्वर्ड रिस्ले यहाँ करके गया है, क्या एक बार फिर से इस देश में जलजला लाने की कोशिश कर सकते हैं हम जाति आधार पर? ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताओ जो जातिगत राजनीति ना करता हो। गिव मी द सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारी मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम ही नहीं बता सकता। एक मिनट। आपने कहा कि देश को गर्त में ले जाएगा जातिगत जनगणना, ठीक है? आप धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं और जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं, दो मुद्दे आप कह रहे हैं ना? क्लैरिटी है बिल्कुल? बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि सिंगल ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश में धर्म और जाति की राजनीति ना कर रही हो। मैं आपको एक भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं बताना चाहूँगा, उसके पीछे सिर्फ एक तर्क है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन ये मुद्दा राष्ट्र की आन बान शान और एकता अखंडता के खिलाफ है, इसके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ। कैसे? और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो इसका समर्थन करेगी तो मैं उसके विरोध में हूँ, मैं उसका विरोधी हूँ। कैसे? ये राष्ट्र के विरोध में कैसे? राष्ट्र के विरोध में ऐसे है,
इस देश में पहले भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत राजनीति हुई। इस देश को वैसे भी गुलाम बनाया गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर। इस देश के विकास को वैसे भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर रोका गया। अब जातिगत चीज़ों के नाम पर, जातिगत जनगणना के नाम पर, जातिगत रिजर्वेशन के नाम पर इस देश में फिर से एक जलजला लाने की कोशिश है। इसके बंधुत्व को, इसमें विश्व शांति को, भारत की शांति को, भारत के भाईचारे को और जो जातियों में भाईचारा बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश है। इसलिए हम इसके विरोधी हैं और हमारा संगठन इसका विरोध करता है। आप एक यंग हो, सबसे पहली बात तो ऑन कैमरा आपको कह रहा हूं कि आपके मुद्दे बिल्कुल देश के लिए सही है कि जाति और धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस देश के चलाने वाले अपने आप को ओबीसी जाति से जोड़ के देखते हैं, जब इस देश के चलाने वाले उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 80-20 का इस बार खेल है, उस वक्त आप जंतर मंतर पे क्यों नहीं आए? मैं हमेशा से इस जंतर मंतर पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाया हूँ, लेकिन चूंकि ये मामला पिछले 15 दिनों में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है और मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति की जुबान पर ही आ रहा है। हर व्यक्ति यहाँ पर रोड पे बैठा हुआ चाय पीता व्यक्ति, खेत में खेती करता किसान, जवान, बॉर्डर पे खड़ा जवान भी इस बात से परेशान है कि अगर इस देश में जाति व्यवस्था के आधार पर जनगणना को लागू किया गया तो निश्चित रूप से हमें भारत के बाहर दुश्मनों पाकिस्तान और चाइना से खतरा नहीं, हमें इन काले अंग्रेजों से खतरा है। देश में हिंदू हिंदू की राजनीति करेगा वो ठीक है? यहाँ पर हिंदू, मैं आपसे नहीं, मुझे जाति समझिए, राजनीति का स्तर जातीय धर्म के आधार पर वैसे भी नहीं होना चाहिए। राजनीति का स्तर विकासवाद की तरफ। आरएसएस के खिलाफ आप धरना क्यों नहीं देते फिर? मैं फिर बोल रहा हूँ, आरएसएस ने कब उसकी बात नहीं की? आरएसएस की अपनी मुस्लिम बात नहीं करती है। आप समझिएगा, हिंदू मुस्लिम के एकजुटता की बात करती है, ना कि उसकी विभाजन की बात करती है। अरे 10 बार आपको मैं उसका बयान भी खा सकता हूँ। खैर एनीवे, आप अपने मुद्दे पे आइए अभी। यहाँ तो जिस जाति की आप बात कर रहे हैं, जो जातिगत जनगणना लास्ट में 1931 में हुई थी, उसको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी आज आजाद भारत में जिसका विरोध भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया? आवश्यकता है, मैं आपको बताता हूँ ऑन कैमरा। आवश्यकता यह है कि इस देश में असमानता अपने चरम सीमा पे है। इस देश के अगर 100 करोड़पति के ऊपर में 2.5% ही सिर्फ टैक्स लगा दिया जाए ना, तो इस देश के एक भी बच्चा बाकी नहीं रहेगा जो स्कूल ना जा पाए, सिर्फ 2.5% टैक्स लगा देने से। इस देश के 10 करोड़पति, अरबपति, 10 अरबपति पे मात्र 5% टैक्स लगा दिया जाए, मात्र 5%, इस देश में एक भी बच्चा नहीं होगा जो स्कूल ना जा पाए। 2017 से 2021 तक सिर्फ अदानी के ऊपर जो अनरियलाइज्ड गेन है उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाए तो इस देश में 3 साल तक कुपोषित बच्चों को, कुपोषित जनसंख्या को भोजन मिल सकता है। इस देश के अंदर में 64% जीएसटी बॉटम के 50% लोग देते हैं, मात्र 4% जीएसटी टॉप 10% वाले देते हैं। इस देश में इतनी असमानता है कि इस देश के 70% जनता 2 वक्त की रोटी कहां से खाएगी? पैसा नहीं है। एक मिनट। जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो आपको भी इस बात से इसी आवाज में आपको जवाब देता हूं, ये व्यवस्था जाति आधार पर नहीं है, टैक्सेशन कलेक्शन जाति आधार पर नहीं है। ये सिर्फ एक कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद और गरीब, अमीर गरीब के बीच का फर्क है और इसमें कोई जाति इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप 5% 10% की बात को लेकर आए, जनता भारत की 100% में 92% संसाधनों पे अधिकार इस देश के 4% लोगों का है। वो किसी जाति समुदाय से आते हो, लेकिन अधिकार वो अमीर लोग हैं सर, वो अमीर लोग हैं। इस देश में खाई और अमीर को गरीबों के बीच में है। हमारा मुद्दा होना चाहिए कि गरीब को कैसे अमीर बना जाए, उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसको कैसे वंचितों से बचाया जाए, उसको कैसे शोषण होने से बचाया जाए, ना कि जाति आधार पर हमारा ये होना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, इसी टोन में बात को सुनिएगा। अगर आप जाति आधार पर बात करना चाहते हैं तो जाति आधार पर इस देश को इसलिए स्वीकार नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं लेकिन आप गरीब हैं, आप वंचित हैं, आपके घर में खाने को नहीं है, तो क्या आपको रोटी पाने का अधिकार नहीं है? आपको सूरज की रोशनी लेने का अधिकार नहीं है? आपको पानी पीने का अधिकार नहीं है? आपको भोजन का अधिकार नहीं है? शिक्षा अधिकार नहीं है? ये जातीय आधार पर क्यों? मैं जातीय आधार पर जनगणना और उसके आधार पर संसाधनों के बंटवारे के पूरा खिलाफ हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ गरीबों की आवाज। बिल्कुल मैंने अप्रिशिएट किया आपको। मुझे एक चीज बताइए कि कोरोना काल में कितने रुपए आपकी आमदनी बढ़ी? फिर बात करते हैं। हाँ। जब पूरे विश्व की इकोनॉमी डगमगाई, हाँ। हमारे भारत की इकोनॉमी बैलेंस थी। आप मुझे बताइएगा, कैसे बैलेंस बताइए ना। आप अगर इकोनॉमी के छात्र रहे हो, हाँ। आप इकोनॉमी को समझते हो, डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। पूरे ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, और जब सप्लाई कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो लागत नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग वंचित रहेंगे। इसमें क्या जातिगत चीजें आ गई? लेकिन मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। इस देश में जब से पैराडेमिक कोविड आया था, हाँ। और टिल नवंबर 2022 तक इस देश के अरबपति पर डे 3600 करोड़ रुपए कमा रहे थे। अगर
इकोनॉमी डाउन थी, जनता के पास काम नहीं था, फैक्ट्री बंद थी, तो 3600 करोड़ रुपए कहां से कमा रहे थे वो? मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, 3600 करोड़ रुपए बैठे टाटा अंबानी अगर कमा रहे थे तो जब एक बार वो शेयर मार्केट में जब उनका मार्केट कैप बढ़ा, जैसे शेयर मार्केट डूबा उनका मार्केट कैप भी डूबा। अडानी ने पिछले क्वार्टर में 20,000 करोड़ रुपए का घाटा खाया। लेकिन मैं आपको पत्रकार महोदय, अगर आप विषय से भटक रहे हो, वहां जाति कहां से आ गई, कोरोना में जाति कहां से आ गई? उसी मोदी सरकार ने बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। क्या ये उसके खिलाफ था? ये जातिगत चीजों के खिलाफ नहीं था। विषय पर फिर आइए, विषय पे हूँ, असमानता की, इस देश में जो असमानता है, जो अपने चरम सीमा पे है, उस असमानता को कम करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। हाँ, असमानता कैसे है? मैं फिर बोल रहा हूँ, ओबीसी में बैठे अखिलेश यादव जो इस देश के सबसे बड़े गरीब हैं, वो इस देश में असमान है। इस देश में लालू प्रसाद यादव के बेटे राबड़ी देवी जी, ये भी असमान है। मायावती के भतीजे, ये भी असमान है। टीएमसी की मुख्यमंत्री के भतीजे, ये भी असमान है। जितने भी आईएएस आईपीएस अफसर ए ग्रेड में पढ़ने वाले बैठे हैं, ये भी असमान है। अब ये बताओ, असमानता की ये बात करते हैं, तुम रईस कैसे हो गए? तुम मुझे इसका जवाब दो। अगर इतने बड़े असमानता के शुभचिंतक हैं आप, तो एक बार आपने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और आपने देखा कि आपकी चीजों के खिलाफ जा रहा, आपने उसको तत्काल हटाकर वहां से हटा दिया। उसको अपनी मजबूरी में पार्टी बनानी पड़ी, आपके दल से संगठन को गठ को तोड़ना पड़ा। अगर आप ओबीसी के हित की बात करते हैं, आप गरीबों के हित की बात करते हैं, आप समाज में वंचितों की बात करते हैं, तो बनाकर दिखाओ तेजस्वी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव, तुमसे भी कहना चाहता हूं, अपनी सत्ता के लालच के लिए तुम तो चाचा से भिड़ गए, तुम क्या जातिगत जनगणना की बात करोगे? ये बातें उनके मुंह से सोचनी है जो खुद स्वयं अकेला व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना सब तन मन से लगकर राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। ये चीजें उसके मुंह से शोभनी है। राहुल गांधी जी इसकी बात करते थे, पत्रकार महोदय, मैं भी आपको इसका जवाब देता हूं। 70 वर्षों से दादी कहती थी नाक लंबी ही, आज नाक का कंपैरिजन चलता है, गरीबी का कंपैरिजन क्यों नहीं चलता है? आप प्रियंका गांधी का कंपेयर करते हैं कि दादी के बराबर नाक है, इसलिए ये सत्ता में आनी चाहिए। दादी अम्मा ने कह के गई थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटी। 2004 से 14 के बीच में जो आपके आंकड़े आए थे, उसकी रिपोर्ट साझा करो। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। मैं फिर बोल रहा हूँ, उनकी बात कर, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे दिन आ गए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे दिन आ गए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अच्छे दिन है। क्यों अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन इसलिए हैं क्योंकि सरकार में बैठे लोग जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अच्छे दिन है। जिस सरकार में बैठे उनके लोग भी कर रहे हैं डर के मारे। सर, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, ये वो लोग हैं सिर्फ जो इस राष्ट्र की आन बान सर, इस भाईचारे को, इसके बंधुत्व को खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, ना कि वो लोग हैं जो इस देश को जोड़ने का काम करते हैं। आप नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात करा करते थे, जाति के आधार पर जनगणना से क्या इस देश में एक जलजला नहीं आएगा? आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्यों? आपके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। नहीं, आप भारत जोड़ो की बात कर रहे थे, आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, सबका विश्वास कर रहे थे, उसका क्या हुआ? तो 80 करोड़ में मुझे बताइए, मैं कोई समर्थक मोदी का नहीं हूं। अगर वो मैं भी किसी का समर्थक नहीं हूं। अगर वो भी अगर इस मुद्दे पे आएंगे तो मैं भी उन्हें टाइट करूंगा। अगला धरना मेरा सरकार के खिलाफ होगा। क्या 80 करोड़ में उसने भेदभाव देखा कि तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, तुम पारसी हो, तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सैनी हो, कुम्हार हो, तेली हो, तुम कुछ भी हो, तुम्हें नहीं मिलेगा? उसने नहीं किया। इसलिए मैं यहाँ पर उस नीति का समर्थन कर रहा हूँ। उस व्यक्ति पे बैठे उस सत्ताधीश, उस प्रधानमंत्री का मैं इसलिए समर्थन करता हूँ। नहीं, 5 किलो अनाज का आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 5 किलो अनाज देने की नौबत क्यों है, उसका समर्थन नहीं करें? इस देश के कानून पे बात नहीं करेंगे। सर, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में जहां अमेरिका, आपको पता होना चाहिए, अगर आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए, यूके से आए दिन खबरें आती हैं, ऋषि सुनक को जो प्रधानमंत्री बनाया, पूरी की पूरी इकोनॉमी डगमगाई हुई है। वहां के स्टोरों में चोरियां हो रही हैं, लोग ब्रेड चोरी करके भाग रहे हैं, वहां पकड़े जा रहे हैं। ये आज से 15 दिन पहले की, आप गूगल पे डालिए, मेरे सामने एक लोग, वहां की ये खबरें आ रही हैं। जब पूरा विश्व, जिसने पूरे भारत के 2 तिहाई हिस्से में जिसका साम्राज्य था, आज जब वो लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे अगर गरीबी कंट्रोल है, यहाँ पे अगर इन सब चीजों पे हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल है। अगर यहाँ कहाँ पे कंट्रोल है गरीबी की मैं बात कर, जहां पर यहाँ पे कम से कम लोग भोजन के लिए नहीं तरस रहे हैं। समझिए बात को, यहाँ पर जातिगत चीजों को लड़ाया जा रहा है, यहाँ पे लोग भोजन के लिए नहीं तरस रहे हैं। लेकिन जिस ब्रिटेन अमेरिका की बात, पूरा अमेरिका बेरोजगारी की आंधी से तप रहा है। वहां पर वहां की सरकार है, वहां पे पश्चिम तक की वहां की इकोनॉमी डाउन पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर चीजें कुछ हद तक कंट्रोल हैं। जब कंट्रोल है तो यहाँ कहीं ना कहीं नहीं। एक बार अभिषेक जी, एक मिनट, मैं एक चीज बताइए, 2024 का इलेक्शन नजदीक है,
आप ये गारंटी लेते हैं कि कोई भी नेता जातिगत बात नहीं करेगा उसमें? मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जातिगत बात करना एक समाज, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, मैं जाति चीजों को समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता। और व्यक्तियों को सोचना चाहिए, उस समाज को सोचना चाहिए। जो राजनेता जाति आधार पर, धर्म आधार पर बात करे, उसको उसी मंच से खींच कर लाके थाने में जमा करो, उसके खिलाफ 4 मुकदमे जमा करो। अगर इस राष्ट्र के विकास की बात हो, यहाँ विकासवाद की बात होनी चाहिए, यहाँ बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, यहाँ पे बात होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बड़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे डेवलप किया जाए, यहाँ पर शोषितों की बात हो, वंचितों की बात हो, पीड़ितों की बात हो, विकलांगों की बात हो, यहाँ लोगों के हक की बात हो, सुख की बात हो, विश्व शांति की बात हो, विश्व बंधुत्व की बात हो, वो चीज़ें हैं ना कि ये चीज़ें। तो इस तरह की राजनेता जो भी इस आवाज़ को उठाते हैं, मैं उसको पूरी तरीके से खारिज करता हूं, चलिए उसका विरोध करता हूं। इनका मुद्दा मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं बिल्कुल एग्री था कि जाति और धर्म की राजनीति इस देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देश में मेरा फिर भी वही पॉइंट है कि इस देश में असमानता भी अपने इस कदर नहीं होना चाहिए कि देश के 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हो और देश के 60% से ज़्यादा संपत्ति सिर्फ 5% लोगों के पास हो और देश का 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास हो। जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक नीचे वालों को रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन जो जातिगत जनगणना की बात है, इस देश की जो निचले तबके हैं उनकी जो स्थिति है, अगर उनकी स्थिति बेहतर की जा, जब से रिजर्वेशन लागू हुआ ये सब होता और बेहतर स्थिति हो चुकी होती, तो इसी जंतर मंतर पे आज के रेट पे अलग अलग जाति के जो ऊंची जाति में आते हैं वो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में जाने के लिए रोज धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ये दुर्दशा है इस देश का जब हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, और इस दुर्दशा की वजह ही सबसे बड़ी जाति और धर्म की राजनीति है। इनसे मैं सहमत हूं, लेकिन इनको ये मैं बता के जा रहा हूं कि इस देश में अगर जैसे चुनाव आ रहा ना, देखिएगा कितने मन से जाति और धर्म की राजनीति करते हुए नेताजी आपको भाषण देते नजर आएंगे। खुल कर विरोध करूंगा उनका। आप खुल के विरोध करेंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है, चलो नमस्कार जी।